नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कनाडा में भी डंका बजने लग गया। डंका कैसे बज रहा है इसको हम समझेंगे, और ये ठीक वैसा है जैसे भारत के लोगों को बेड़ियां डाल डाल के अमेरिका पकड़ पकड़ के भेज रहा है, गिरफ्तार करके भेज रहा है। बंदा गया वहाँ पे अपना वीज़ा के लिए इंक्वायरी करने के लिए, भेज दिया। उसी तरह से अब कनाडा में भी कई सारे लोग खतरे में आ गए, लेकिन ये खतरा थोड़ा अलग तरह का है, पर बड़ा खतरा है। सबसे पहले हम आंकड़े जान लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से हम और महंगे डॉलर के लिए तैयार रहें, हम और ज़्यादा क्राइसिस के लिए तैयार रहें और बेरोज़गारी और परेशानी के लिए तैयार रहें। कैसे? पहले समझिए, कनाडा में इस 2026 में जो नया साल आया है उसमें वहाँ की एक संस्था है IRCC, इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा। उसने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से 2025 के अंत तक 10,53,000 वर्क परमिट खत्म हो गया। कब तक? 31 तारीख तक। और 2026 में 9,27,000 वर्क परमिट और ख़त्म हो जाएंगे। 2026 की पहली तिमाही में करीब 3,15,000 वर्क परमिट ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये जो संख्या है 20 लाख के अराउंड बैठ रही है, इन 20 लाख लोगों में कम से कम 45% भारतीय हैं। यानी 9 लाख लोग भारत के, इतना तो अमेरिका से भी आंकड़ा नहीं आया था, एक साथ खतरे में आने वाले हैं। अब खतरा कैसा होगा इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये एकदम अलग तस्वीर है, इसका तरीका अलग है और इसमें भारतीयों को कैसे किया जाएगा ये हम समझेंगे। होगा क्या? ये सब लोग जब इनका एक्सपायर हो जाएगा वीज़ा तो एक्सपायर नहीं होगा, इनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। जब वर्क परमिट इनका ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएंगे आउट ऑफ स्टेटस। क्यों? क्योंकि ये भारत से गए हैं रोजगार करने के लिए। किस लिए? काम करने के लिए। काम के आधार पर इनको वीज़ा मिला है, काम इनको ख़त्म हो जाएगा इसके बाद में। क्यों? क्योंकि इनको काम दिया नहीं जा सकता, इनका जो परमिट है वो एक्सपायर हो गया है। यानी एक तय मियाद के लिए दिया गया था, अब वो रिन्यू नहीं हो रहा है। क्यों रिन्यू नहीं हो रहा है इसको भी आगे समझेंगे, उससे बहुत आसानी होगी। तो ये हो गए आउट ऑफ स्टेटस। अब ये कनाडा में काम नहीं कर सकते, इनको किसी भी तरह का हेल्थ कवरेज नहीं मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा कि भाई चलो खैरात मिल जाए। इसके अलावा बैंकिंग वगैरह पे भी असर होगा। और अगर ये स्टेटस नहीं बदला तो ये अनडॉक्यूमेंटेड श्रेणी में आ सकते हैं, जिसका मतलब है अवैध, जिनको हमारे यहाँ की भाषा में घुसपैठिया बोलते हैं। हमारे यहाँ की नहीं, केवल भक्तों की भाषा में। खैर, इसका नौकरी और आय पे सीधा असर पड़ने वाला है। ज़्यादातर भारतीय या तो टेम्परेरी वर्कर हैं या स्टूडेंट टू वर्क स्ट्रीम में गए हैं। ये क्या होती है? यहाँ से आप जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, इस भरोसे में गए हैं बहुत सारे लोग। ज़्यादातर भारत के लोग जो है ना, वो जाते हैं यहाँ पर, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। अब इनको वहाँ की नागरिकता, जिसको कहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी, वो भी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? उसमें क्या दिक्कत है, इस पर हम आएंगे। यानी ये धीरे धीरे करके अवांछित हो गए हैं कनाडा के लिए। और ये नौकरी, अब देखिए, अब वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है तो क्या होगा? एम्प्लॉयर को परमिट रिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉयर परमिट रिन्यू नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कनाडा के कानून की बहुत सारी झंझटें हैं। जैसे वहाँ पे एम्प्लॉयर अगर इनको रखता है तो उसको सरकारी दफ्तर में जाके ये फॉर्मेलिटी करके देनी पड़ेगी कि इस काम को करने के लिए कनाडा में हमको आदमी नहीं मिले हैं, इसलिए हम विदेशी को रख रहे हैं। अब क्या होगा? ये झंझट क्यों पाले? उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये बात झूठी निकल गई और कनाडा का आदमी मिल रहा है उस काम के लिए, लटक गए। इससे क्या होगा कि बड़ी सारी दिक्कतें ये हो रही हैं कि लोग अब इनको अपने यहाँ काम पर रखने को तैयार नहीं हैं। यानी गए थे नौकरी का परमिट लेके, नौकरी का परमिट एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। एम्प्लॉयर कह रहा है मैं काम पे नहीं रखूँगा क्योंकि कनाडा ने कानून बदल दिए। जब कानून बदल दिए तो ये लोग अब सड़कों पे आ गए। अब क्या होगा? अब होगा ये कि भाई आपके पास तो नौकरी है नहीं, तो आपको पेट तो पालना है, घर का किराया भी देना है। किराए वहाँ पे बहुत महंगे हो गए अचानक से, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे देशों से आ गए वहाँ रहने के लिए, और उस वजह से वहाँ मकानों की कमी हो गई। तो वहाँ पर समस्या ये हो गई भैया कि किराया अफोर्ड करनी मुश्किल है।
और कोड़ में खाज, अभी तो इतनी महंगाई हो रही थी जिसकी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, और उसमें ये नया स्यापा पै गया। क्या स्यापा पै गया? स्यापा ये पै गया कि भैया आप वहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी। अब नौकरी अगर किसी को देनी है तो उसको उन्हीं लोगों को दे सकता है जिनकी कनाडा में अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे कि हाई एंड की टेक्नोलॉजी के आदमी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, चलो दे देगा। लेकिन उनका क्या करोगे जो ड्राइवर हैं, उनका क्या करोगे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। तो इस तरह से बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं, और ये ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहां पर अब डिपोर्टेशन का डर तो है, लेकिन उससे ज़्यादा एक और डर है। देखिए, डिपोर्टेशन क्यों नहीं होगा अमेरिका की तरह, पहले ये समझ लीजिए। करीब 20 लाख लोग तो बता ही रहे हैं वो लोग, 2 मिलियन, जिसमें भारतीय करीब 9 लाख के आसपास हैं। तो 20 लाख लोगों को वहाँ जो सरकारी विभाग है, आपको क्या लगता है फॉर्मेलिटी करके डिपोर्ट कर देगा? नहीं कर पाएगा। तो इनके ऐसे पेंडिंग पड़ा रहेगा। अब इलीगल नागरिक है, कनाडा में रह रहा है, पेट भी पालना है, तो पेट पालने के लिए ये सस्ते दाम पे काम करेगा। तो वहाँ पर जब ये सस्ते दाम पे काम करेंगे तो इनको एक तो जाहिर बात है संघर्ष बढ़ जाएगा जीवन का, नौकरी पक्की नहीं होगी तो इनको नौकरी के अधिकार नहीं मिलेंगे, ये यूनियन वगैरह की मदद भी नहीं ले सकते क्योंकि ये तो कनाडा में नंबर 2 में रह रहे हैं, वैध तरीके से रह ही नहीं रहे हैं, आउट ऑफ स्टेटस है। तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पर शोषण सहेंगे और गालियाँ खाएंगे। गालियाँ क्यों खाएंगे? क्योंकि जब ये मजबूरी में नौकरी कर रहे होंगे तो ये औने पौने दाम में काम करेंगे। जो इनके एम्प्लॉयर्स हैं वो इनका शोषण करेंगे, इनको ऑन रिकॉर्ड नहीं हायर करेंगे। तो जब ये सस्ते दाम में काम करेंगे तो जो कनाडा के रहने वाले हैं वो कहेंगे यही है हमारी मुसीबत की जड़, इन्हीं के कारण देखिए ये मुफ्त में काम कर दे रहे हैं। जैसे दिल्ली में कभी बिहार के लोगों के लिए, जो यहाँ पंजाबी हैं, जो खुद भी बाहर से हैं, दिल्ली का अपना कोई है ही नहीं, सब कभी ना कभी बाहर से हैं, तो जो पंजाबी हैं वो ये कहते थे कि ये लोग आके यहाँ बिहारी लोगों ने मार्केट ख़राब कर दिया, ये सस्ते में काम कर देते हैं, इनकी वजह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उसी तरह से वहाँ पे जो लोग थे, जो कनाडा के रहने वाले लोग हैं, वो ये कहेंगे कि इन लोगों ने हमारा, तो क्या होगा वहाँ पर सामाजिक तनाव होगा, इनके ऊपर प्रेशर बनेगा। तो प्रेशर कहाँ से बना? एक तो कमाई नहीं, धंधा नहीं, दूसरा सामाजिक दबाव, तीसरा अगर ये स्थायी नागरिकता लेने जाएं वो भी काम आसान नहीं है। कैसे नहीं है? कनाडा में स्थायी नागरिकता लेने के लिए वहाँ पे मार्किंग सिस्टम है, नंबर मिलते हैं। जैसे कि आपने अगर क्राइम नहीं किया है, आपका साफ सुथरा रिकॉर्ड है, उसके कुछ नंबर। इसके अलावा आपकी एज को लेकर भी आपको नंबर मिलते हैं। इसके अलावा आपके स्किल को लेकर नंबर मिलते हैं, और भाषा आपको आती है कि नहीं, इस पे, उसमें फ्रेंच और दूसरी भाषाएं जो हैं वो आनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि उस नियम को तो नहीं बदला, उसके पैरामीटर्स खड़े कर दिए। जैसे भाषा, मतलब आपको अगर फ्रेंच आनी चाहिए तो ऐसी आनी चाहिए जैसे कि आपके घर में बोली जा रही है, अंग्रेजी आनी चाहिए तो ऐसी आनी चाहिए जैसे आपके घर में, जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं हम लोग, वैसे अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। फंसा दिया आपको, उसका पैरामीटर बदल दिया। जैसे ही उम्र का अब ये कर दिया कि 30 साल से ऊपर का आदमी होगा तो उसको नंबर कम मिलेंगे। अब भारत का बच्चा जो है वो यहाँ ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद कनाडा जाएगा तो 30 का हो ही जाता है वो, तो उसमें नंबर कट हो जाएंगे, तो वहाँ की नागरिकता मिलना मुश्किल हो गया। अब ये नागरिकता मिलना जब मुश्किल होगा तो उनके पास रास्ता क्या बचेगा? अब ये बताइए। रास्ता वही बचेगा जिसकी हम बात कर रहे थे कि अमेरिका तो उठा के भेज रहा है, यहाँ ये उठा के नहीं भेजेंगे। यहाँ ये आपको ऐसी हालत में पहुँचा देंगे कि आप अपना डोली डंडा उठा के भारत आ जाओ। और भारत आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि आप कनाडा के पूरे नागरिक नहीं बन पाए। पूरे नागरिक का मतलब आपका पासपोर्ट कनाडा का होगा। हाँ, एक और चीज़, जितने समय आप वहाँ पर रहे हैं उसमें एक सीमा है, इतने % डेज आप कनाडा में रहे हों। तो वो आदमी थोड़े दिन के लिए बाहर चला गया, कहीं पे कुछ चला गया, तो उसमें 100 दिन 50 दिन कम पड़ जाते हैं, नागरिकता नहीं मिलती है। तो आप जो है, जब वोट देने का अधिकार, पासपोर्ट, देश से बाहर रहने की आज़ादी, सरकार आपको निकाल नहीं सकती, ये सब मिलता है आपको कनाडा की नागरिकता में। और वो नागरिकता धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, और यही दोनों चीज़ें अब छिन गई हैं। तो अब हालत ये हो रही है कि इस बार 2026 ख़त्म होते होते 10 लाख तो अभी हो चुके हैं, 20 लाख लोग हो जाएंगे। और उसमें एक अजीब सा ट्रैप है। इस ट्रैप में आप ओवर टाइम नहीं मांग सकते, यूनियन में नहीं जा सकते, शिकायत नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अब ऐसे में जो एम्प्लॉयर है उसको भी डर है, भैया सरकार ने जांच कर ली तो मेरी तो कंपनी कारोबार बैठ जाएगा, जुर्माना, ब्लैक लिस्ट, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि ये जो श्रम सस्ता होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो अब भारत के यहाँ बैठे हुए लोग जो कनाडा में नहीं हैं, उन पे इसका क्या असर पड़ेगा?
एक तो किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रख के एजुकेशन लोन लेके किसी तरह बच्चे को भेजा, किसी ने कर्जा लेके भेजा। ये सब लोग अपना फंसे हुए हैं। वहाँ वो खुद ही नहीं कमा रहा तो इनको क्या कैसे भेजेगा, पैसे भेजेगा, और ये क्या किस्त रखेंगे, जमा करेंगे। यानी ये लोग तो फंस गए, पहली चीज़। दूसरा, वो वहाँ से पैसे भेजते थे, वो पैसा जब यहाँ आता था तो वो किस रूप में आता था? रेमिटांस के रूप में। मैंने आपको बताया था कि भारत का विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा सोर्स रेमिटांस है, दूसरा बड़ा सोर्स। और रेमिटांस मतलब जो भारत के लोग बाहर रहते हैं वहाँ से जो पैसे घर भेजते हैं, जब वो पैसा आता है तो वो कहीं ना कहीं डॉलर में आता है और उस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे डॉलर की कीमत थमी रहती है, क्योंकि रुपए की डिमांड बढ़ जाती है। और वो डिमांड अमेरिका में कम होने के कारण हमने देखा डॉलर की क्या दुर्दशा है। यहाँ से तो लोग पैसा निकाल के ले ही जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। अब रेमिटांस जो है भारत का सबसे बड़ा स्रोत रह गया, दूसरा सबसे बड़ा है FII के अलावा। तो ये पूरी सिचुएशन बहुत खतरनाक है और ये सिचुएशन भारत को डिप्राइव कर देगी डॉलर से, यानी डॉलर और महंगा हो जाएगा, 2-4 रुपए तो बढ़ ही जाएगा। इस सब को अगर देखते जाएं तो हमारे पास में पैसे भी कम आएंगे, हमारे लोग ये सब झेलने के बाद हार मान के वापस इंडिया आएंगे। वो सीधे नहीं निकाल रहा है, बेड़ियां डाल के नहीं भेज रहा है, लेकिन वो ऐसी हालत पैदा कर दे रहा है जिसमें आपके तमाम सारे अधिकार छिन जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है। और आपको ऐसे में एक ही रास्ता बताया, परमानेंट सिटीजनशिप ले लो। और परमानेंट रेजिडेंट अगर आप बनने के लिए जाओगे तो मैंने बताया कि उन्होंने पूरा क्राइटेरिया बदल रखा है, तो परमानेंट रेजिडेंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो क्या है, अवैध रूप से रहते रहो वहाँ पे और लगातार पुलिस बीच, आप जानते हैं कोई एक देश का नागरिक दूसरे देश में अवैध रूप से रहे तो उसको क्या झेलना पड़ता है। ओवर टाइम ही नहीं कर पाओगे, आप विरोध नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे करके थक हार के बुरी हालत में पहले ही हैं, बच्चे वहाँ से आना शुरू हो जाएंगे, काफ़ी आ चुके हैं। तो 20 लाख लोग जब वहाँ से, 20 लाख मतलब हमारे 9 लाख हैं, अगर वहाँ से आते हैं नौकरियाँ छोड़ के, तो जिन राज्यों, गुजरात और पंजाब से ज़्यादा लोग जाते हैं, तो उन राज्यों की क्या स्थिति होगी, बाकी इस देश की अदरवाइज़ क्या स्थिति होगी। और हमारे पास जो वहाँ से डॉलर आते हैं उनकी आमदनी पे भी असर पड़ेगा। कम नहीं होते 9 लाख लोग, हज़ारों करोड़ का रेमिटेंस आता है भारत में। तो ये है दशा, और कुल मिला के ये डंका हमारा और बज रहा है। अगर हमारी डिप्लोमेसी अच्छी है, हमारा ये है, हमारी सरकार के संबंध अच्छे हैं, तो हम निश्चित तौर पे उनकी सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें। लेकिन पता नहीं सरकारों की प्राथमिकता आजकल कुछ बदल गई है। नमस्कार, जय हिंद।